बोलो भारत माता की। स्वाद नहीं आया। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलना है। बोलो भारत माता की। बोलो सती माता की। मंच पे विराजमान मेरे छोटे भाई कैप्टन योगेश बैरागी जी, श्री शिव पवार बैरागी जी, प्रदेश अध्यक्ष बैरागी महासभा, श्री कृष्ण सरपंच जी, प्रधान श्री मुकेश सरपंच जी, श्री मास्टर संजय जी, रामराजी शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मनोज चेयरमैन मार्केट कमेटी मनोज जी, राम मेहर कौशिक जी, जिला अध्यक्ष, नंद किशोर शर्मा जी, संजीत कौशिक जी, बीरबल कृष्ण जी, पवन सैनी जी, वाइस चेयरमैन नगर पालिका, देवी प्रसन्न जी, रामपाल शर्मा जी, राधे श्याम जी, भीम सरपंच गंगवाना, दीनबाली, हरिराम दीक्षित जी, उनको किसी काम से जाना पड़ा, महेंद्र प्रजापति जी, चारों मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी, रवि जी, मुकेश जी, रोहतास जी, अंतिमा भारद्वाज जी, बंसीकर महाराज जी और लजवाना कला, सिरसा खेड़ी, नंदगाड़, मेंद्रा, फतेहगढ़ है, मेड़ा, फतेहगढ़, लजवाना खुर्द और अकालगढ़, सारे सरपंचों का और सबसे ज्यादा आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चे इतने समय से अपना कीमती समय निकाल के आए, आप लोगों ने जो स्वागत किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपके बीच में ना किसी सांसद के हिसाब से आया हूं, ना किसी नेता के, मैं आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूं। और जो प्यार आपने दिया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं इसी तरीके का प्यार बना रहे। मेरे से पहले छोटे भाई ने बात की, करूंगा सरपंच साहब, सारी बातें करूंगा, चिंता ना करें। छोटे भाई ने बात की तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आदमी की परख अच्छे में नहीं बुरे टाइम में देखी जाती है। थोड़ी वोटों से, कम वोटों से रह गया, लेकिन जिस तरीके से योगेश बैरागी जी आपके बीच में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा विधायक है आने वाले समय के लिए जो हमेशा आपकी चिंता भी करेगा, आपके लिए काम भी करेगा, आपकी मेहनत भी करेगा। आज का जो कार्यक्रम है, जो मुख्य उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का, वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है। और आत्मनिर्भर भारत क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो किस सोच से उत्पन्न होता है, उसका मतलब क्या है और आपसे सीधे तौर पर सरोकार क्या है, मैं उसकी बात जरूर करना चाहता हूं। क्योंकि आज मुझे मौका मिला है इस पावन स्थान पे आने का, माता सती के आशीर्वाद लेने का और कुछ अच्छी एक शुरुआत करने का। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक कॉल दी थी, और कॉल ये थी कि 2047 तक जब भारत 100 साल पूरे करेगा अपनी आजादी के, तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन के स्थापित हो। ये कॉल, ये सपना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। और ये सपना क्या है, विकसित भारत की परिभाषा क्या है, क्या मतलब है, क्या मायने हैं विकसित भारत के, मैं आपको बताना चाहता हूं। विकसित भारत की परिभाषा है कि भारत इतना सक्षम बने, इतना सामर्थ्य बने, इतना शक्तिशाली बने कि किसी भी व्यक्ति को 36 बिरादरी में, और खासकर जो समाज के पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा होता है, जो सबसे कमजोर कड़ी होती है, उनको, जो हमारे गरीब है भाई बहन हैं, उनकी चिंता करते हुए एक ऐसा भारत स्थापित किया जाए जहां पर कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई कमी ना हो, ना स्वास्थ्य सेवाओं में, ना शिक्षा में,
ना नौकरी के अवसरों में, ना किसी भी प्रकार से कोई भी कमी ना रहे, ये एक ऐसा भारत देखने का सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये परिभाषा है विकसित भारत की, कि हर एक आदमी को काम मिले, हर एक युवा को काम मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। ऐसा भारत होना चाहिए। और उसकी जो सबसे अहम कड़ी है, नींव है, वो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जाती है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में क्या है, वोकल फॉर लोकल क्या है, ये वे विषय हैं जो हमें, हमारे लोग, हमारे उद्योग, हमारे उद्यमी, हमारे छोटे जो कारखाने चलाते हैं, या फिर जो अलग अलग समाजों से लोग विशेष तौर पर हमारी संस्कृति और प्रथा के तौर पर जो चीजें बनाते हैं, जैसे कुम्हार समाज बनाता है, दियों का, दिवाली का पर्व आ रहा है, हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने के लिए दिए जलाए जाते हैं, मिट्टी के दिए। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत तब पूरी तरीके से बनेगा जब हम प्राथमिकता अपने भारत के अंदर विकसित वस्तुओं को देंगे, भारत में निर्मित वस्तुओं को देंगे, जो भारत में ही बनती हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीयों को होता है, हमारे लोगों को होता है। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो उसका फायदा भी सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को जाएगा, हमारे लोगों को जाएगा। तो ये आत्मनिर्भर की परिभाषा है। और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत आपस में एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, वे जुड़े हुए हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत इतना जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, ताकि हम उन वस्तुओं को खरीदें जो विदेशों से आती हैं, उन लड़ियों को ना लें, अपने दियों को लें, ताकि हमारे ही गांव के, जिले के किसी भाई का फायदा हो, उन तक वो फायदा पहुंच सके। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर विकसित देश बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान लगेगा, क्योंकि एक यज्ञ की तरह है। इसमें हर एक आदमी की आहुति लगेगी। और हमारे देश में ऐसा नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में हमारे पास यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी जैसा व्यक्तित्व है, जो नॉन स्टॉप सीएम जिन्हें कहा जाता है, जो 24 घंटे निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे लोगों की समस्याएं दूर कर सकें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, कैसे उनके बीच में जा सके। एक किसान के बेटे हैं और एक किसानी के परिवार से निकलते हैं, तो आपकी दुख तकलीफ भी समझते हैं। तो एक ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, राष्ट्रीय तौर पर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और राज्य में भी माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जो आपके लिए चिंता करते हैं और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के मंत्र पे चल रहे हैं। जहां पर कोई भेदभाव नहीं है, जहां किसी भी तरीके का कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, सबको मेरिट पे नौकरी मिलती है। ये पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का भी, जिन्होंने सबसे पहले मेरिट पर नौकरी खत्म कर देने का काम किया और मेरिट पे नौकरी मिलने की ऐसी व्यवस्था बनाई। जो युवा पीढ़ी अभी है वे शायद नहीं जानते होंगे कि 10-15 साल पहले क्या होता था। योगेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 10-15 साल पहले एक ऐसा सिस्टम था जहां केवल 1 मिनट का इंटरव्यू होता था। 1 मिनट का इंटरव्यू, और 1 मिनट में इंटरव्यू में सिर्फ आपसे पूछते थे कि आप कहां से हो, क्षेत्र के हिसाब से फैसला होता था। लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था बनी है जहां हर बच्चे को मेरिट के तौर पे नौकरी मिलती है। मैं सरपंच साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में मेरिट के आधार पे कितनी नौकरियां मिली? अभी बताओ जरा। 25 नौकरियां। कोई पर्ची खर्ची का सिस्टम, किसी ने कोई सौदा, कोई हुई बात? सिर्फ मेरिट के तौर पर जो बच्चों का बनता था हक, उनको देने का काम किया सरकार ने। मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से एक ऐसी सरकार जो तीसरी बार आपने चुन के लाए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपके गांव का, सातों गांव का धन्यवाद करना चाहता हूं, और विशेषकर आपके गांव का, क्योंकि आपने पिछले विधानसभा चुनाव में एक ऐसी उस चुनाव को दिशा देने का काम किया, जो मेरा भाई योगेश मुझे बता रहा था कि यहीं से उनका चुनाव की दिशा और दशा तय हुई और यहीं से उनका चुनाव उठा। लेकिन
जो कमी रह गई वो आपकी गलती नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे नेता हैं आपके पास कि आपको किसी तरह की कमी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा, पूरे हल्के के साथ ना किया जाता है। और आपकी जो भी डिमांड है, काम तो देखिए हो रहे हैं, सरकार करा भी रही है और प्रयासरत है, कराएगी भी, पर वकील अच्छा होना चाहिए। आपके पास एक अच्छा वकील है और दूसरे के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूं। जहां दिक्कत होगी मैं भी हाथ बटाऊंगा, मैं भी मदद करूंगा आपकी। तो जो भी बातें आई हैं, सातों गांव से सरपंच आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखूंगा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो किसी को निराश नहीं भेजते। उसी तरीके से आपके भी सारे काम, जितने भी काम आज आपने दिए हैं, वो प्राथमिकता पे सरकार के सामने रखेंगे और करवाने का काम करेंगे। रही बात, आज मुझे सती माता का आशीर्वाद मिला और शायद मैं एक माध्यम या एक जरिया बनना था कोई अच्छा नेक काम करने के लिए। तो मैं सरपंच साहब आपको 11 लाख रुपए देके जा रहा हूं। आप भवन का निर्माण शुरू कराइए और भव्य भवन बनवाइए। यहां पर किस तरीके रही बात मेरे तीसरे या चौथे चक्कर की, तो जुलाना, जींद, पूरे हल्के से मेरे पिताजी का भी, विनोद शर्मा जी का भी बहुत प्रेम और स्नेह था। आप लोगों ने भी बहुत प्रेम और स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और आज भी ऐसा ही आशीर्वाद मिलता है, आगे मिलता रहे, यही कामना लेके जा रहा हूं। और एक विश्वास दिला के जाता हूं कि भाई मैंने यहां से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन जो भी आपके यहां से आएगा, मेरे दिल के और घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जितनी ताकत भगवान ने दी है, प्रयास करूंगा कि उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के आपके लिए काम आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता, जय सती माता। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। सरपंच साहब बताओ क्या और विषय आपका रह गया? एक तो इसका प्रांगण जी, आंगण जी, इसकी 4 दीवारी रहेगी, ये रास्ता है ना, ये कच्चा रह रहा है, ये पक्का होना चाहिए। तो क्यों घबरा रहे हो? कह तो दिए शुरू करूं, आपके साथ हूं। 11 लाख रह के जा रहा हूं, ये थोड़ी का ये दूंगा। करो आप, साथ हूं आपके। एक आपके यहाँ डिमांड आपके योगेश बिरागी जी ने भी रखी है। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि मैं आपकी बात सदन के पटल पे रखूंगा और दिल्ली में भी रखूंगा। जो कि यहाँ पे ट्रेन को रोकने की बात है, उन्होंने विशेष तौर पे कही है, पूरे हल्के से जुड़ी बात है। मैं जरूर आपकी बात रखूंगा। और जो हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर हमने एक संकल्प लिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी माताओं और बहनों के लिए हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उन्होंने कहा कि जो भी गंभीर बीमारियां होती हैं उसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि जो हमारी नारी शक्ति होती है, हमारी मातृशक्ति होती है, हमारे घर को, परिवार को वही संभालती है। अगर माता ठीक है तो घर ठीक है, अगर माता बीमार है तो पूरा घर बीमार होता है। इसलिए हमें एक बीड़ा उठाना चाहिए कि हम अपनी मातृशक्ति के लिए भी ज्यादा संवेदनशील होते हुए गंभीर बीमारियों से उनको बचाएं। उसके लिए एक नमो शक्ति रथ का नाम से कार्यक्रम हमने शुरू किया है, जहां पर रोज एक गांव के अंदर जाती है एक वैन, एक एम्बुलेंस पूरी मेडिकल टीम के साथ। और ये नमो शक्ति रथ का यही है कि जो भी गंभीर बीमारियां हैं उससे हमारी माता और बहनों को बचाएं। क्योंकि माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा दिया है हर साल, और उसका फायदा हमारी माताओं बहनों को मिले ताकि समय से उनका इलाज हो सके अगर कोई गंभीर बीमारी हो रही है। इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और मैं निवेदन करता हूं आपके सातों गांव के सरपंच से और योगेश जी से भी कि अगर आप अपने इलाके में भी ये कराना चाहते हैं तो एक एम्बुलेंस वैन यहाँ पर भी आएगी और हर गांव में प्रत्येक दिन जाकर उनकी जांच होगी ताकि उनका इलाज हो सके, खासकर हमारी मातृशक्ति का। इसके अलावा
मैं आपके हलके को भी एक और चीज का न्योता देके जाता हूं। ये ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से, एक मिनट, ये हमारे देश में आज 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है और सबसे युवा देश है दुनिया का। हमें युवाओं की चिंता करनी चाहिए, हम करते हैं, सरकार भी करती है, सरकार भी अपना काम कर रही है। लेकिन ये एक बात तय है कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए। और ऐसी सोच सरकार की भी है, लेकिन छत्तीस बिरादरी की भी है और हर एक सामाजिक संस्थान की भी है। तो मैं उसी के तहत आपको भी एक न्योता देके जाता हूं कि एक नए ज्ञान गंगा केंद्र की स्थापना हम अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। ये इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जो भी यूपीएससी के और अन्य तरीके के कार्यक्रम हैं उसका हम बच्चों को अपने गांव देहात में बढ़ा सके। सिर्फ शहरों में जो शिक्षा मिलती है वो गांव में भी मिल सके। किसी भी धर्मशाला में या मंदिर के परिसर में एक कमरा मिल जाए, वहां पर क्लासरूम और व्यवस्था बनाने का काम हम करेंगे। और ऐसे 20 बच्चों का चयन करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप करेंगे तो हम इस जिले के अंदर किसी भी धर्मशाला के अंदर जहां 36 बिरादरी इकट्ठे होकर आगे बढ़ सके, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और मैं आज के इस पावन अवसर पर आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका हरियाणा से विशेष लगाव है और प्यार है, वे आपके बीच में आ रहे हैं आने वाली 17 तारीख को सोनीपत में, जहां सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भारी संख्या में उस दिन पहुंचे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुने, क्योंकि उनका हृदय में हरियाणा के लिए एक विशेष स्थान है और वे जब भी आते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित होता है। तो इस बार उनका स्वागत उसी होश और जोश के साथ किया जाए जैसे हरियाणा वासी हमेशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।